गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज मिस्टर कुंदन सिंह चौहान। वेलकम बैक ऑन माय चैनल अकुमेंट क्लासेस विद कुंदन सर। बच्चों, लास्ट सेशन जो मैंने 6 नंबर सेशन किया था उसमें क्वेश्चंस थे 1 to 50 क्वेश्चंस थे बच्चों, जिसमें मैंने सिर्फ 19 क्वेश्चन ही करवा पाया था, जस्ट बिकॉज ऑफ सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस आई हैड टू स्टॉप माय रिकॉर्डिंग। ओके गाइज, तो अभी मैं उस चीज़ को कंटिन्यू करना, ये 6 सेशंस का ही है सब। ओके गाइस, अगर आप लोगों को असुविधा होगी कि वो अलग वीडियोज़ में था, ये अलग वीडियोज़ में है, तो मैं मर्ज करके एक वीडियोज़ डाल दूँगा जो इसमें 1 to 50 टोटल क्वेश्चंस आ जाएंगे। वैसे भी आपको स्टडी करने से मतलब है ना। तो स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चंस। द प्लेयर्स whom we have selected for our team are young and ambitious। यंग नौजवान, एम्बिशियस मतलब क्या होता है? महत्वाकांक्षी, जो इच्छा बहुत ज़्यादा रखते हैं। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि द प्लेयर्स है ना, वो खिलाड़ी, इसको अभी भूल जाओ कुछ टाइम के लिए। वी हैव सेलेक्टेड फॉर आवर टीम्स, हमने अपने टीम के लिए सेलेक्ट किया है। आर, ये वर्ब दिया है, आर यंग एंड एम्बिशियस, यंग और एम्बिशियस हैं। मतलब कौन है? अब कोई ना कोई सब्जेक्ट होंगे। आर जो दिया है ये तो वर्ब है, इसका कोई ना कोई सब्जेक्ट ही तो होगा, और जो कि सब्जेक्ट जब मतलब इसमें रिक्वायरमेंट, इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है? सब्जेक्ट की। तो रिलेटिव प्रोनाउन बच्चों उसी हिसाब से यूज किया जाता है कि जिसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे होम जो है वर्ड वो चेंज हो जाएगा किसमें? हो। क्यों? क्योंकि होम का यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस में, ये ऑब्जेक्टिव केस में मतलब ऑब्जेक्ट की जरूरत होती तब होम का यूज करते हैं, अदरवाइज सब्जेक्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे? हु का यूज करेंगे। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे होम नहीं होगा, क्या होगा? हु का यूज किया जाएगा। और ये जो है रिलेटिव प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट पे आता है। रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट आप मेरे पूरे प्रोनाउन के वीडियोस देखिएगा, हर बहुत जगह पे मिल जाएंगे आपको, बल्कि मैं लिख भी देता हूँ आज आप लोगों को यहाँ पे नीचे भी, यहाँ पे कि होम का यूज कहाँ पे करते हैं? ये ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं जब ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो, और हु का यूज करते हैं जब सब्जेक्ट की ज़रूरत हो, यानी नॉमिनेटिव केस में। नॉमिनेटिव, अंडरस्टूड? नॉमिनेटिव। और हुज बचा है एक, हुज का यूज करते हैं पोजेसिव, मतलब जब हमें मालिक का पता ना हो, मालिक के बारे में जब बताते हैं कि इसका मालिक कौन, पोजेसिव केस, अधिकार बताने के लिए। अंडरस्टूड? ये तीनों रिलेटिव प्रोनाउन है, ये तीनों रिलेटिव प्रोनाउन पर्सन्स के लिए यूज किए जाते हैं, व्यक्ति के लिए। अब यहाँ पे प्लेयर्स क्या है? व्यक्ति ही है कोई, इसीलिए हु, हुम या हुज यूज किया जा सकता है। अब इन तीनों में से कौन सा यूज किया जा सकता है? तो इस सेंटेंस को हम पढ़ते हैं, जो इसके बाद वाले सेंटेंस लिखे होते हैं उसमें जिसकी ज़रूरत होती है, जैसे कि हैव सेलेक्टेड, कौन कौन सेलेक्ट किया है? वी। तो ये सब्जेक्ट हैव सेलेक्टेड का सब्जेक्ट तो ऑलरेडी दिया है वी फॉर आवर टीम। लेकिन आर यंग एंड एम्बिशियस, यानी प्लेयर्स के बारे में बोला जा रहा है कि वो कैसे हैं? यंग और एम्बिशियस हैं, तो यानी ये सब्जेक्ट के रूप में यूज किए गए हैं इस नेक्स्ट सेंटेंस में। तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन क्या यूज किया जाएगा? हु का यूज किया जाएगा। अंडरस्टूड गाइस? तो अभी इसको रफ कर देते हैं, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। ओके, मैं आप लोगों को वीडियोस दूंगा, पूरे चैप्टर्स पूरे पढ़ाऊंगा, जो भी चैप्टर्स हैं ग्रामर के, इंग्लिश के। बट पहले मैं ये सेशंस करवाता हूँ जिनके एग्जाम्स हैं अभी दिसंबर में या फिर जनवरी में, तो वो कुछ ना कुछ तो पहले से पढ़ चुके होंगे थोड़ा बहुत, और नहीं भी पढ़े होंगे तो एकदम डिटेल्स में बता रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 21, द गेस्ट होम वी वर टॉकिंग अबाउट। वी वर टॉकिंग अबाउट, हम बात कर रहे थे, है ना, बात कर रहे हैं ना किसी के बारे में। हैव कम, आ चुके हैं वो। आर माई ब्रदर इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, मेरे ब्रदर्स इन लॉ हैं। एक चीज़ देखिए, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। 1 मिनट, 1 मिनट, कहाँ से क्या आ गया, सॉरी गाइस। वन मिनट, ये क्वेश्चंस में करा रहा था, सॉरी फॉर इंटरवेंशन गाइस एंड फॉर इनकन्वीनियंसेस ऑल्सो। तो हाँ, मैं क्वेश्चंस क्या करा रहा था आप लोगों को यहाँ पे। ये जो गेस्ट हैं ये आगे सेंटेंस में किस तरह से यूज किए हैं, पूरे सेंटेंस को देख लो आप। वी वर टॉकिंग अबाउट, उनके बारे में हम बात कर रहे थे। हैव कम, आ गए हैं। आर माई, देखिए आर टॉकिंग, कौन बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे, इसका सब्जेक्ट दिया है ना। आए हैं, कौन आए हैं? इस हैव का और इस आर का कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो ये सेंटेंस में ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है क्या यूज किया जाएगा? सब्जेक्ट यूज किया जाएगा। और सब्जेक्ट कौन सा होता है? रिलेटिव प्रोनाउन हु यूज किया जाता है।
अंडरस्टूड? बहुत सिंपल सा, अगर आपको कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता है तो ये क्वेश्चन वाकई में कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट पता होता है तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देयर इज नन हु कैन हेल्प यू इन दिस क्रूशियल मोमेंट ऑफ योर करियर। देयर इज नन, जब भी सेंटेंस में, ये प्रिंसिपल क्लॉज होता है बच्चों, ये प्रिंसिपल क्लॉज है और ये जो क्लॉज है इसी के बेस पे है तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। ये पूरा जो होता है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। और इनके बीच में हम यूज क्या किए हैं, रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। ये कंजक्शन का भी काम करता है क्योंकि दो सेंटेंस को जोड़ता भी है। तो देयर इज नन कोई भी नहीं है जो आपकी हेल्प कर सकता है इस क्रूशियल मोमेंट में, आपके करियर के इस क्रूशियल मोमेंट में आपकी हेल्प कर सके, ऐसा कोई नहीं है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी प्रिंसिपल क्लॉज मतलब इस क्लॉज में कहीं पे नन का यूज किया गया हो, द सेम का यूज किया गया हो, ईदर का यूज किया हो, नथिंग का यूज किया गया हो, मैंने पहले भी बताया हुआ है, या फिर सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया गया है, या फिर कोई एक पर्सन है, एक कोई नॉन लिविंग थिंग्स है, इन सब का यूज किया गया है, तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन हु विच का यूज नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ पे हम यूज करते हैं बच्चों दैट का। और ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिया है, आप पूरे सेशंस देखिएगा, मिल जाएगा आपको। जो भी प्रोनाउन के मैंने सेशंस डाले हुए हैं प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे देखना स्टार्ट करिएगा स्टार्टिंग से, आपको पूरे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हु का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे बच्चों, दैट का यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, दिस इज द सेम, अभी मैंने बताया ना कि द सेम भी आ जाए, द सेम डॉग विच नहीं आएगा, अभी मैंने आपको रूल बताया कि इसमें प्रिंसिपल क्लॉज में किसका किसका यूज, यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, द सेम का, नन का, नो वन हो, नथिंग, 1 मिनट, या फिर सुपरलेटिव डिग्री हो, कोई सुपरलेटिव डिग्री, या कोई एक पर्सन हो, पर्सन और उसी के साथ नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स आया हो। सच के साथ भी आप ध्यान दीजिएगा, सच के साथ दैट का यूज भी करते हैं और एज का भी यूज करते हैं, अलग अलग केसेस में, वो मैं बता दूंगा। लेकिन सच के साथ WH वर्ड ध्यान रखिएगा नहीं आता है, ये नहीं आता है WH वर्ड कोई। तो ये है बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट, वैसे मैंने डिटेल्स में इसको पढ़ा रखा है। चलिए क्वेश्चन कहाँ था, हाँ ये था क्वेश्चन, दिस इज द सेम डॉग दैट बार्क्ड एट हिम बट फॉर्चुनेटली डिड नॉट बाइट हिम। ये वही कुत्ता है जो उसके ऊपर भौंकता है लेकिन उसे कभी काटा नहीं काटा था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, विच की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, विच की जगह पे हम यूज करेंगे बच्चों दैट का। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, whom ever comes late will not be allowed to mark his presence in the register। जो कोई भी लेट आता है, अब जो कोई लेट आने वाला जो होगा वो क्या होगा बच्चों, सब्जेक्ट होगा। तो whom ever तो सब्जेक्ट नहीं होता है, ये तो होता है ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट नहीं होता है। अंडरस्टूड? तो इसका सब्जेक्ट क्या होता है, इसका सब्जेक्ट होता है हु एवर, whom नहीं होगा हु एवर। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे बच्चों, हु एवर यूज करेंगे वहाँ पे। अंडरस्टूड? ये होगा, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द ओनली बुक विच यू कैरी इन योर बैग इज इन डिमांड नाउअडेज। ओके गाइस, तो इसमें मैंने बताया था आपको, देखिए द ओनली, अब लिख लीजिए सही से, प्रिंसिपल क्लॉज में कहीं पे द ओनली, द सेम, द लिटल, द फ्यू, नन, नथिंग, एनीथिंग, नो वन, एवरीथिंग, और सच, एक्सेट्रा। और दूसरा सुपरलेटिव डिग्री, अभी मैंने बताया था आप लोगों को, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब मोस्ट, बेस्ट, अंडरस्टूड, ये सब सुपरलेटिव डिग्री। या फिर एक पर्सन दिया गया हो और दूसरा क्या दिया गया हो, कोई नॉन लिविंग थिंग्स, या फिर कोई एनिमल्स भी दिया हो। इन सभी केसेस में ध्यान रखिएगा, अगर ये वर्ड्स प्रिंसिपल क्लॉज में आते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करेंगे, ना कि किसी WH वर्ड का। अंडरस्टूड गाइस? अब ये याद कर लीजिएगा, मैं बार बार इस चीज़ को लिखता हूँ जितनी बार भी क्वेश्चंस आता है,
इन चीज़ों को मैं लिख करके आपको इलस्ट्रेट करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। तो द ओनली आया हुआ है तो भी हम विच का यूज़ नहीं करेंगे। अभी मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पे द सेम आया हुआ था तो भी हम विच का यूज़ नहीं करते थे। हु और विच दोनों कट जाएंगे। सी इज़ सच अ ब्रिलियंट स्टूडेंट दैट आई एक्सपेक्टेड, ये उतनी अच्छी लड़की है जितना कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। जितना के सेंस में देखिए बच्चों, अगर सच के साथ देखो आता तो ऐसे दैट भी है, सच के साथ दैट भी आता है ना, और सच के साथ एज का भी यूज करते हैं। ऐसा, इसकी हिंदी क्या होती है, ऐसा की के सेंस में, यहाँ पे आएगा की और यहाँ पे ऐसा, और ऐसा जैसे के सेंस में, ऐसे या ऐसा, ऐसे जैसे के सेंस में। हिंदी मेरी बहुत ही बुरी है। जैसे के सेंस में, जैसे हम मान लिया ये उतने अच्छे बच्चे हैं जितना या जैसा मैंने सोचा था, तो क्या होगा, सच एज यूज किया जाएगा। ये इतना अच्छा खेले कि हम मैच जीत गए, कि हम मैच जीत गए, तो सच के साथ दैट आएगा। ये तो हो गया आपको सेंस पे मैंने बताया, लेकिन रूल पे क्या है, रूल पे ये है कि ये रिजल्ट को बताता है, ये कैटेगरी को। अंडरस्टूड, बस यही अंतर है। ये उतना अच्छा लड़का है जितना अच्छा मैंने सोचा था, तो क्या है, कैटेगरी है ना ये, मतलब ये इस कैटेगरी वाला लड़का, जितना हमने सोचा था उतनी अच्छी कैटेगरी वाला लड़का है। ये इतना अच्छा खेले कि हम मैच जीत गए, इनके खेलने की वजह से क्या हुआ, कुछ रिजल्ट आया, हमें मैच जीते, तो सच के साथ दैट आएगा। अंडरस्टूड। आगे ये वैसे कंजक्शन का पार्ट भी है, तो मैं कंजक्शन के पार्ट में इसको डिटेल्स में बताता हूँ। ओके गाइस, तो अभी हम फिलहाल क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे एज आएगा, दैट नहीं होगा। क्यों, जितना अच्छा मैंने एक्सपेक्ट किया था, उतने ब्रिलियंट है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। ओके, नेक्स्ट, सच अ सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मैन एज, है ना, ऐसा सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मैन एज हैज़ कम विंस आवर सिंपैथी एंड एडमिरेशन। तो यहाँ पे एज लिखा है। अब आप बताओ कि एज होगा क्या, कंपैरिजन किया जा रहा है किसी का, कैटेगरी कंपैरिजन नहीं, ये ऐसा है ना, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मैन है ना, जो यहाँ पे आया है, विंस आवर सिंपैथी, हमारी सिंपैथी को, एडमिरेशन को जीता है। अंडरस्टूड गाइस, हमने ये, तो यहाँ पे यूज किया जाएगा दैट का। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, सच के साथ मैंने बताया था कि दैट का यूज करते हैं, एज का, दोनों का, लेकिन कैटेगरी कंपैरिजन, किसी की कैटेगरी में आप किसी को इंडिकेट कर रहे हो तो एज का यूज किया जाता है। अदरवाइज अगर वो ये व्यक्ति अगर सब्जेक्ट के रूप में काम करता है तो फिर हम क्या करेंगे, दैट का ही यूज करेंगे, क्योंकि दैट रिलेटिव प्रोनाउन है लेकिन एज रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस, एनी ऑफ द टू पिक्चर्स विच डिपिक्ट द रियल पिक्चर्स ऑफ द प्रेजेंट पॉलिटिशियन इज वर्थ सीइंग। एनी नहीं होगा बच्चों, दो पिक्चर्स की बात कर रहा है ना, ईदर ऑफ द टू पिक्चर, क्या होगा, ईदर का यूज करते हैं। अंडरस्टूड, ईदर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, एनी का यूज दो से अधिक के लिए किया जाता है और ईदर का यूज दो के लिए किया जाता है, तो यहाँ पे दो हैं। अब नेक्स्ट, एवरी ऑफ 5 चिल्ड्रेन स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑफ द रूम इज डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है, इन पेंटिंग, डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किलफुल। आप लिख लीजिएगा कहीं पे, आपको मीनिंग भी लिख देते हैं। डेक्स्ट्रस ये होता है अडेप्ट, इसके ये सिनोनिम्स हैं, ये इसकी मीनिंग है। एक्सपर्ट, इजी वर्ड में हम क्या बोलते हैं, एक्सपर्ट बोलते हैं। स्किलफुल भी बोलते हैं, ये भी इजी ही है, डेली यूज करते हैं लोग। लेकिन अब जो मैं वर्ड्स बता रहा हूँ, ये एड्रॉइट, ये सिर्फ एग्जाम्स में आते हैं या स्टैंडर्ड इंग्लिश में यूज करते हैं। अडेप्ट, एड्रॉइट, डेफ्ट, DEFT, डेफ्ट। अंडरस्टूड गाइस, ये सभी वर्ड्स हैं। प्रोफिशिएंट भी यूज करते हैं, प्रोफिशिएंट, ये सभी वर्ड लिख लीजिएगा, ये सभी वर्ड क्या हैं, आपस में सिनोनिम्स हैं। ओके, एड्रॉइट। चलिए, अब इसमें एरर हम बता रहे थे आपको कि सच कहा गया, एवरी ऑफ 5, एवरी नहीं होता है, एवरी जो वर्ड है ये एक एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, इसका प्रोनाउन जो बनता है बच्चों एवरी वन होता है, एवरी वन ये होता है प्रोनाउन। अंडरस्टूड, मतलब एवरी वर्ड का यूज़ अगर ये एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव के साथ तो हमेशा नाउन आता है, एवरी बॉय, एवरी गर्ल, एवरी क्लास। अंडरस्टूड, लेकिन एवरी वन प्रोनाउन है, इसके साथ कोई डायरेक्ट नाउन नहीं आएगा। तो यहाँ पे तो इसके बाद प्रीपोजिशन दे दिया है, यहाँ पे नाउन नहीं है तो एवरी वन यूज करेंगे। अंडरस्टूड, गलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है इसमें, ही आस्क्ड फॉर परमिशन, उसने परमिशन के लिए डिमांड की, टू गो आउट, बाहर जाने के लिए, बट हिज फादर डिड नॉट गिव, लेकिन उसके पिताजी ने नहीं दी। क्या दी, क्या नहीं दी, परमिशन। तो इसको लिखने के लिए गिव, देखिए आपको बताता हूँ कि गिव के बाद के हम, ये गिव एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब, इसके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लिखना ही है। जैसे आई गेव यू, क्या दिया भैया, आई गेव यू बुक, आई गेव यू पेन, आई गेव यू पेज, कुछ दिया ना,
तो ये ऑब्जेक्ट लिखना ज़रूरी है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन दिया क्या ये तो पता चल रहा है आपको, ये परमिशन दिया। अब परमिशन दोबारा ना लिख करके उसी का प्रोनाउन लिखेंगे, तो आई गे, यहाँ पे इट लिखा जाएगा। हिज फादर डिड नॉट गिव इट। अंडरस्टूड। ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन यही एरर आती हैं और आपको समझ में नहीं आता। यू एंड माई सेल्फ विल एन्जॉय द पार्टी टू बी अरेंज्ड इन ऑनर ऑफ न्यू चीफ जस्टिस। नए चीफ जस्टिस के सम्मान में पार्टी अरेंज की गई है, तुम और मैं उसको एंजॉय करेंगे। कहने का मतलब यही है, हालांकि मैं थोड़ा सा उल्ट पीछे से बताया मीनिंग। यू एंड मी, ये जो सब्जेक्ट, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, रूल्स है ये, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, सॉरी हर सेल्फ, देम सेल्फ्स और इट सेल्फ, लास्ट है इट सेल्फ। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है बच्चों। इनका यूज़ किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में नहीं किया जाता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में ये नहीं आएंगे। तो यू के बाद यहाँ पे देखो, ये वर्ब है, विल एंजॉय। कौन एंजॉय करेगा? ये सब्जेक्ट है। ये काम कौन करेगा? वही सब्जेक्ट ही तो बताता है कि मैं करूँगा। तो ध्यान रखिएगा, ये सब्जेक्ट दोनों हैं। तो यू तो चलो सही है, लेकिन माई सेल्फ गलत है, तो इसको कट करेंगे, यहाँ पे लिखा जाएगा आई। अंडरस्टूड। ध्यान रखिएगा इसका। यू एंड आई विल एंजॉय द पार्टी टू बी अरेंज्ड इन द ऑनर ऑफ द न्यू चीफ जस्टिस। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दे हु आर इन द रूम शुड नॉट मूव फ्रॉम प्लेस वेयर दे आर स्टैंडिंग, सेड द लीडर ऑफ द क्रिमिनल्स। क्रिमिनल्स का लीडर जो था उसने बोला कि वो जो रूम में है हिलने नहीं चाहिए अपनी जगह से, यही बोला जा रहा है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी सेंटेंस में, है ना, अगर सेंटेंस इस फॉर्म में हो, इट इज़ के बाद कोई प्रोनाउन आता है, तब तो चलो ही, सी, दे का यूज कर सकते हैं, फिर इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन आता है, हु आता है ना, फिर इसके बाद वर्ब होता है। अगर इस तरह से है तो ध्यान रखिएगा, तब दे का यूज किया जा सकता है, ही, शी, इट का यूज, मतलब पर्सनल प्रोनाउन का यूज किया जा सकता है। अदरवाइज अगर ये इस फॉर्म में नहीं है, डायरेक्ट हु दिया गया है सेंटेंस में और उसके पहले जस्ट ये दिया गया है, तो ये ऐसे नहीं लिख सकते हैं। अंडरस्टूड। तब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज होगा, इंडिकेट कर रहा है वो, है ना, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट दे यूज नहीं किया जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा वो, यानी दोज हु आर इन दिस रूम शुड नॉट मूव फ्रॉम प्लेस वेयर दे आर स्टैंडिंग, सेड द लीडर ऑफ द क्रिमिनल्स। क्रिमिनल्स के लीडर्स ने बोला। हम कहते नहीं, दोज हु हैव क्वालिफाइड द रिटन एग्जामिनेशंस आर रिक्वेस्टेड टू अपीयर इन द फिजिकल टेस्ट। अंडरस्टूड गाइस। तो चलिए आगे की तरफ अब हम चलते हैं। 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। इसको थोड़ा और ही नीचे कर लेते हैं, एक्सप्लेन करने के लिए हमें स्पेस भी तो चाहिए। ओके चलिए बच्चों, दे ऑल्सो हेल्प द पुअर, उन्होंने भी गरीबों की सहायता की। हु रियली सिंपैथाइज विद देम इन द मोमेंट्स ऑफ डिस्ट्रेस। विद इसमें बच्चों कोई एरर, दे ऑल्सो हेल्प, उन्होंने भी, वो ये भी पुअर की हेल्प करते हैं। हु रियली सिंपैथाइज विद देम इन द मोमेंट ऑफ डिस्ट्रेस, नो एरर। ही सेंट ऑल द फर्नीचर टू पटना दैट ही हैड बॉट इन चेन्नई, उसने सभी फर्नीचर पटना भेज दिए। अच्छा, ही हैड बॉट इन चेन्नई, कहाँ पे खरीदा था? चेन्नई में खरीदा था, यही बोल रहा है ना। अब क्या खरीदा था? दैट किसके लिए यूज किया गया है? फर्नीचर खरीदा था, तो फर्नीचर के लिए यूज किया गया है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये रूल होता है कि रिलेटिव प्रोनाउन, ये रिलेटिव प्रोनाउन है ना, रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा उसके पहले उसके साथ यूज किया जाता है जिसके लिए यूज किया गया है। अब ये फर्नीचर के लिए यूज किया गया लेकिन पटना के साथ है, तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही गलत है बच्चों। ये होगा सेंटेंस ही सेंट टू पटना, मतलब ये पटना जो है यहाँ पे आएगा। ही सेंट टू पटना ऑल द फर्नीचर, ऑल द फर्नीचर ये जो है पार्ट, ये ऑल द फर्नीचर ये पटना की जगह पे आएगा, ऑल द फर्नीचर दैट ही हैड बॉट इन चेन्नई। तो ये सेंटेंस में कोई एरर तो हम ऐसे नहीं कह सकते, लेकिन इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर गलत लिख करके एरर बनाया हुआ है। ओके नेक्स्ट, यू से इट इज़ योर प्रॉब्लम्स बट आई से इट इज़ माई प्रॉब्लम लिखो, या फिर आप क्या लिखोगे?
1 मिनट, माइन, 1 मिनट, 1 मिनट, वेयर इज माई, चलो ये समझा देता हूँ आपको। माई, योर जो वर्ड है बच्चों, योर हो गया, माई हो गया, हिज हो गया, और हो गया, देयर हो गया, एंड हर हो गया, ये हमेशा किसके साथ आते हैं? नाउन के साथ। तो ये क्या कहलाएंगे? ये होते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। अब योर का प्रोनाउन फिर क्या होता है? इसका प्रोनाउन होता है बच्चों, योर नहीं होता है, इसका प्रोनाउन होता है योर्स। माई का प्रोनाउन होता है माइन। हिज का तो सेम ही रहता है। और का प्रोनाउन होता है अर्स। और देयर का प्रोनाउन होता है देयर्स, एस लगता है इसमें। हर का प्रोनाउन होता है हर्स। ये क्या होते हैं? ये इनके साथ नाउन यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि ये खुद ही प्रोनाउन है, नाउन इनके साथ नहीं आएगा। ये क्या होते हैं? ये पोजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो अगर बिना नाउन के यूज करना है लेकिन सेंस यही रहे तो ये यूज करेंगे। अगर नाउन के साथ है पोजेसिव केस तो एडजेक्टिव यूज करेंगे। अब माई के साथ कोई नाउन नहीं है, माई बुक, माई पेन, माई, यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है ना, माई प्रॉब्लम होता तो ठीक होता, लेकिन माई के साथ जब कुछ नहीं दिया गया है तो क्या लिखेंगे हम? माइन लिखेंगे। अंडरस्टूड गाइस? नेक्स्ट, चलो आगे की तरफ हम आपको नेक्स्ट 5 नंबर यूज, सॉरी 6 नंबर, 6 नहीं है ये 36 होगा, 36 है। द होटल्स ऑफ पटना आर मोर लग्जरियस दैन मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर से ज़्यादा लग्जरियस पटना के होटल्स हैं, यही बोला जा रहा है, लेकिन ये गलत बात है। गलत बात क्या है कि पटना मुजफ्फरपुर की तुलना की जा रही है, लेकिन तुलना मुजफ्फरपुर की नहीं करना। दैन के बाद हमें उस चीज़ की वो चीज़ लिखना चाहिए जिसकी तुलना की जा रही है। बात होटल्स की जा रही है, लेकिन इसके बाद दैन के बाद होटल्स लिखा ही नहीं है कहीं। तो यहाँ पे क्या हम लिखेंगे? दैन द होटल्स ऑफ मुजफ्फरपुर। देखो, द होटल्स ऑफ पटना आर मोर लग्जरियस दैन द होटल्स ऑफ मुजफ्फरपुर, ये लिखना चाहिए। लेकिन होटल 2 बार हम नहीं लिख सकते क्योंकि सेंटेंस में नाउन की रिपीटेशंस नहीं की जाती है, उसके बदले हमें प्रोनाउन यूज करना चाहिए। तो द होटल्स जो वर्ड है ये क्या है बच्चों? ये एक प्लूरल वर्ड है, तो यहाँ पे यूज किया जाएगा दोज, प्लूरल के लिए दोज ऑफ, कंपैरिजन करने के लिए। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, कंपेयर के लिए दैट ऑफ का यूज किया जाता है और दोज ऑफ का यूज किया जाता है। ये किया जाता है प्लूरल के सेंस में, ये किया जाता है सिंगुलर के सेंस में। अगर द होटल होता तो दैट ऑफ यूज किया जाता, लेकिन होटल्स है मतलब प्लूरल नाउन है तो दोज ऑफ यूज किया जाएगा। अंडरस्टूड? तो दोज ऑफ मुजफ्फरपुर होगा, दैन दोज ऑफ मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन द मैगजीन आर बेटर, प्लूरल है यानी आर्टिकल्स जो है ये प्लूरल है, दैन दैट मैगजीन, उस मैगजीन से नहीं, उस मैगजीन के आर्टिकल से। तो यहाँ पे यूज किया जाएगा, इसमें भी होगा बच्चों दोज ऑफ, यहाँ पे लिखा जाएगा दैन के बाद, दैट के पहले दोज ऑफ दैट मैगजीन। वन मिनट, तो चल भाई इधर। नेक्स्ट, ही इज वन ऑफ दोज, वह उनमें से है, हु वुड मच रेदर सेक्रीफाइस हिज लाइफ दैन टर्न डिसलॉयल टू द कंट्री। वह उनमें से है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी बलिदान, हाँ, देश के प्रति डिसलॉयल होने के बजाय उन्होंने अपनी ज़िंदगी बलिदान कर दी। उनमें से एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ग्रामर का रूल जो होता है, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो भी सेंटेंस में वर्ब यूज की जाती है या प्रोनाउन यूज किया जाता है वो हमेशा एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग, यानी जो रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट बगल में एंटीसीडेंट होता है। तो दोज क्या है? प्लूरल है, तो यहाँ पे हिज नहीं होगा, अगर ही होता तो हिज होता, यहाँ पे क्या होगा? देयर यूज किया जाएगा। दोज के बाद दोज, हिज की जगह पे देयर का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि दोज प्लूरल है और प्लूरल का थर्ड पर्सन पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? देयर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, प्रिंसिपल ने ऑर्डर दिया द प्यून को टू लेट द बॉयज, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन यूज किया जाता है, तो आई नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे होगा लेट। हम क्या कहते हैं? लेट मी गो, लेट यू डू दिस जॉब, लेट हिम टू डू दिस जॉब। तो ध्यान रखिएगा, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज किया जाता है। मी यूज कर सकते हैं, हिम यूज कर सकते हो, हर यूज कर सकते हैं, दैम यूज कर सकते हो, अस यूज कर सकते हो, लेकिन ही, सी, इट, दे यूज नहीं किया जाता है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, ही क्लेम्स टू हैव रीड शेक्सपियर्स ऑल ग्रेट ट्रेजेडी। वो क्लेम करता है, दावा करता है कि
सभी शेक्सपियर की जितनी भी महान ट्रेजेडीज़ हैं वो पढ़ चुका है। हु इज़ द ग्रेटेस्ट प्ले राइट ऑफ इंग्लिश? हु इज़, एक चीज़ ध्यान रखो, दावा करता है ये ट्रेजेडीज़ पढ़ने की, बात तो ट्रेजेडीज़ की गई है, मतलब बुक्स की, स्टोरीज़ की, तो यहाँ पे हु का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हु तो व्यक्ति के लिए होता है, वस्तु के लिए तो विच का यूज करते हैं। अंडरस्टूड? तो ये एरर है, बहुत आसान एरर है, ध्यान दीजिएगा। सी वॉज मोर गैरुलस, गैरुलस का मतलब होता है बच्चों ज़्यादा बात करने वाला, गैरुलस, गैरुलस लिख लीजिएगा। इसका और मीनिंग होता है टॉकेटिव, बातूनी टाइप का, टॉकेटिव, चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स बड़बड़ाने वाला हमेशा, सॉरी चैटर बॉक्स। और एक वर्ड होता है लोक्यूशियस, ये सभी वर्ड एग्जाम में बहुत आते हैं, है ना। घुमा फिरा कर सरकमलोक्यूटर हो जाएगा, अननेसेसरी वर्बोज हो जाएगा, अननेसेसरी बातचीत। तो खैर चलिए, ये वोकेबलरी में डिटेल्स में बताऊंगा। गैरुलस का मतलब होता है बातूनी, जो ज़्यादा बात करते हैं। सी इज़ मोर गैरुलस दैन ईदर ऑफ हर 3 सिस्टर, तीनों बहनों में से वो ज़्यादा बातूनी है। तो ईदर नहीं होगा क्योंकि ईदर का यूज़ तो करते हैं बच्चों दो के लिए, ये दो व्यक्ति होते हैं तो उसके लिए ईदर यूज करते हैं। एनी या एनी वन ऑफ का यूज किया जाता है दो से जब ज़्यादा हो तो। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे एनी का यूज करेंगे हम, एनी ऑफ द 3। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द कैंडिडेट बीइंग अ ग्रेजुएट, द कैंडिडेट बीइंग अ ग्रेजुएट, ही का यूज अननेसेसरी है। जब कैंडिडेट पहले ही सब्जेक्ट दे दिया गया है तो उसके बाद हम कैंडिडेट ग्रेजुएट है, इज एलिजिबल फॉर पोस्ट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर, पीओ की पोस्ट के लिए एलिजिबल है कौन? ये कैंडिडेट ही। ये सब्जेक्ट ऑलरेडी सब्जेक्ट जब दिया है तो इसके बाद हमें यहाँ पे डायरेक्ट वर्ब लिखना चाहिए, हमें प्रोनाउन की कोई ज़रूरत नहीं है। दोबारा ये अननेसेसरी शब्द यूज किया गया, मतलब जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको भी लगा दिया है। नेक्स्ट, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट पहले सेशंस में पढ़ाए हुए हैं। 43, योर आर द सेम प्रॉब्लम्स एज माइन। योर प्रॉब्लम या तो लिखो या फिर योर नहीं लिखा जाएगा, योर्स होगा। अंडरस्टूड? एक रूल लिख सकते हो कि पोजेसिव एडजेक्टिव कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट नाउन, विदाउट नाउन, नाउन के बिना ही नहीं, योर प्रॉब्लम लिखोगे तो सही होगा। मतलब अब पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन होते हैं? यो मैंने पहले भी बताया, योर हो गया, माई हो गया, और हो गया, सॉरी और एक्सेट्रा, है ना, ये हो गया पॉजेसिव। अब इसके नीचे एक और रूल लिख दो कि पॉजेसिव प्रोनाउन, अब लिखो पॉजेसिव प्रोनाउन, ये एडजेक्टिव पे रूल है, पॉज करके लिख लेना बच्चों। पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन आर यूज्ड, यूज किए जाते हैं, प्रोनाउन से लीजिए, आर यूज्ड विदाउट नाउन, ये बिना नाउन के ही यूज किए जाते हैं, इनके साथ नाउन नहीं आना, विदाउट नाउन। एज, चाहे सब्जेक्ट के लिए लिखो एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। सेंटेंस, सॉरी, तो ये अब इसमें गलती क्या है, योर ना लिख करके वहाँ पे लिखेंगे हम योर्स। अंडरस्टूड? योर्स, 1 मिनट, ये होगा बच्चों योर्स, एस लगेगा। यू हैव नेवर स्पोकन अ वर्ड, एक भी शब्द तुमने नहीं बोला अगेंस्ट योर मास्टर, अपने मालिक के खिलाफ। दैट इज अ प्रूफ ऑफ योर लॉयल्टी, ये प्रूफ है आपकी लॉयल्टी का। ओके, यू हैव नेवर स्पोकन, सही है, अ वर्ड अगेंस्ट योर मास्टर, दैट इज अ प्रूफ ऑफ योर, दैट इज, यहाँ पे हम जो सेंटेंस है इसको दिस इज द प्रूफ ऑफ योर लॉयल्टी ये लिखेंगे ज़्यादा बेहतर होगा। दिस इज द प्रूफ ऑफ योर लॉयल्टी, तुम्हारी ईमानदारी, निष्ठा का प्रूफ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ही लेंट मी, उसने मुझे दिया, सम मनी, ऑन द कंडीशन, इस शर्त पे, दैट आई शुड रिटर्न द सेम बिफोर नवंबर, नवंबर से पहले, आई शुड रिटर्न इट, द सेम नहीं होगा क्योंकि इट जो होता है एक नाउन के पहले, नाउन के लिए यूज करना है ना, किसी नाउन के बदले पर्सनल प्रोनाउन यूज करते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। अंडरस्टूड? अब पर्सनल प्रोनाउन द सेम नहीं होता, इट होता है, इट होता है, ही सी होता है, ये सब पर्सनल प्रोनाउन होते हैं बच्चों। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चंस, 1 मिनट, इसको लेके चलते हैं अब। लास्ट क्वेश्चंस यही बचे हुए हैं आपके। देयर वर 8 इंडस्ट्रियस वर्कर्स, इंडस्ट्रियस का मतलब मेहनती होता है, 8 मेहनती लोग, मेहनती वर्कर्स थे, एंड 5 लेजी वंस। एक चीज़ ध्यान देना, वन जो होता है ये सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है, सिंगुलर के लिए। अगर प्लूरल के लिए लिखना है तो वंस लिखेंगे, अंडरस्टूड गाइस। लेजी वन नहीं होगा, ये वंस होगा, गलती यही है ना। इन दिस फैक्ट्री, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, किसी भी हालत में नहीं। हैव आई हार्म्ड हिम, मैंने उसे हार्म किया है, नुकसान पहुंचाया, एंड ही नोज, और वो जानता है। अंडर नो सर्कमस्टांसेस हैव आई हार्म्ड हिम, ही नोज, नो एरर, कोई एरर नहीं है इसमें, गलती ही नहीं है कोई, सेंटेंस में नो एरर हो जाएगा। 1 मिनट, नो एरर। द बेगर whom we had suspected, the beggar whom we had suspected to be guilty turned out to be innocent। देखो, we had suspected to be guilty, ये तो एक सेंटेंस है पूरा, सब्जेक्ट है इसका, ये वर्ब है guilty, turned out to be innocent, innocent हो गया। एक चीज़ ध्यान देना, ये सब्जेक्ट कौन टर्न आउट हुआ, ये बेगर्स, और होम का यूज इन्हीं के लिए किया गया है, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे होम नहीं होगा, क्योंकि हु टर्न आउट लिख सकते हैं ना, हु टर्न आउट टू बी इनोसेंट। हमने उसको समझा कि वो क्या था, गिल्टी है, लेकिन वो कैसा निकला, वो बेगर्स कैसा निकला, बेगर निकला इनोसेंट, अंडरस्टूड गाइस। तो ध्यान दीजिएगा, ये वर्ब ऑलरेडी दिया है, इस वर्ब का सब्जेक्ट चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट। तो भाई वर्ब को क्वालिफाई सब्जेक्ट करेगा ना, सब्जेक्ट वर्ब के लिए यूज़ किया जाएगा, ऑब्जेक्ट तो नहीं यूज़ किया जाएगा, है ना। सेंटेंस तो सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे हु का यूज करेंगे, ना कि होम का यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, आई ऑर्डर्ड सम बुक्स, मैंने कुछ किताबें ऑर्डर किया, ऑन इंग्लिश ग्रामर, बट नन हैज़ अराइव्ड एट, बट कोई भी नहीं पहुँचा अभी तक, नो एरर, कोई गलती ही नहीं है ना, इसमें गलती थी होम की। आई डोंट अप्रिशिएट, मैं अप्रिशिएट नहीं करता हूँ, दोज, उनको, हु लॉफ एट अदर्स, जो दूसरों पे हंसते हैं, विदाउट एनी अपेरेंट रीज़न, बिना किसी स्पष्ट कारण के। अपेरेंट का मतलब होता है बच्चे ओवियस, स्पष्ट, क्लियर, है ना, अपेरेंट रीज़न। तो ये अभी आप लोगों को सेशन नंबर 6 का जो रिमेनिंग पार्ट था, ये रिमेनिंग पार्ट बच छूट गया था, किसी वजह से मैंने उसके साथ नहीं बना पाया था, रिमेनिंग पार्ट था ये पार्ट ऑफ सेशन 6। अब आपका प्रोनाउन कंप्लीट होता है। टोटल मैंने 6 सेशंस इस पे बनाए हैं। 6 सेशन हैज़ इंक्लूडेड नियर अबाउट 130 क्वेश्चंस, नियर अबाउट 130 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवा दिए प्रोनाउन के बेसिस पे। तो अभी बच्चों 20 क्वेश्चंस में कुछ नए अगर मिलेंगे तो मैं इसमें इंक्लूड कर दूंगा, अदरवाइज इसको आप बार बार रिपीट करके देखते रहो, आपका प्रोनाउन चेक सेक्शंस बहुत ही अच्छा हो जाएगा। कोई भी बुक्स पढ़ने के लिए, कोई भी इंस्टीट्यूट में जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी चीज़ें तो मैं जब खुद टीचर था इंस्टीट्यूट में, तो इंस्टीट्यूट वाले करवाते ही नहीं थे मेरे से। मैंने कई बार मेरी इंस्टीट्यूट में झगड़े भी हो गए जो डायरेक्टर थे वहाँ के, कि सर आप 70 to 80 आवर्स देते हो किसी बच्चों को इंग्लिश अच्छी करने के लिए, और इंग्लिश का वेटेज है कि आप 90% एग्जाम में स्कोर करना ही है, क्योंकि इससे नहीं तो अच्छी पोस्ट नहीं मिलेगी। एनडीए में भी अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो भी आपको कम से कम 70% तक तो क्रॉस करना ही पड़ेगा इंग्लिश में, क्योंकि साइंस चलो ठीक ठाक होती है बच्चों की जो साइंस बैकग्राउंड से होती है, लेकिन उनकी फिर जीएस खराब होती है। तो इंग्लिश ही ऐसी चीज़ है और मैथ्स ऐसी चीज़ है जो स्कोरिंग है। तो 60 to 70%, और आप चाहते हो कि 70 आवर्स में मैं ख़त्म कर दूँ इसको पूरा, तो बच्चों बहुत ही इतना वास्ट इंग्लिश है। अब अभी देखो, मैं जब वोकैबुलरी पढ़ाता हूँ तो एक ही 50 क्वेश्चंस का सेशन कराने में, अगर 50 क्वेश्चंस का सेशन कराने लगूँ तो इस पर 500 वर्ड्स बता देता हूँ मैं, है ना, 500 वर्ड्स में पढ़ा देता हूँ, और उसी में कम से कम 5 घंटे लग जाएंगे आपको, 4-5 घंटे लग जाते हैं उसी में। तो आप खुद सोचो ना कि 70 आवर्स में मैं क्या पढ़ाऊँगा, हवा में चली जाती थी चीज़ें। जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट थे वो टीचर्स की गलती नहीं होती है, टीचर्स तो बेचारा क्या करता है, वो अपना नॉलेज देने के लिए ही आता है, लेकिन फाउंडेशंस इंस्टीट्यूट वाले कर देते हैं कि इतने घंटे में खत्म करो, ये इतने घंटे में खत्म करो। इसी वजह से ऑफलाइन कोचिंग आज बर्बाद होने पे तुल गई है, क्योंकि टीचर्स को एक प्लेटफॉर्म मिल गया है यूट्यूब, वहाँ पे अपनी शेयर कर लेता है नॉलेज। ओके गाइस, तो बने रहिएगा, आप लोगों को बहुत ही अच्छे से मैं करवाऊंगा, कंप्लीट करवाऊंगा पूरे सेशंस। तो ये आज मैंने पूरे क्वेश्चन नियर अबाउट 130 क्वेश्चन करवाए हैं इस पे प्रोनाउन के बेस पे, और नेक्स्ट जो लेकर चलूँगा, अभी मैं क्वेश्चन करवाना स्टार्ट करूँगा नाउन का। नाउन नहीं करवाया था मैंने स्टार्टिंग में, है ना, मैंने स्टार्ट कराया था, एक बच्चे के एग्जाम था या कुछ नहीं, तो कहा सर प्रोनाउन की कुछ क्वेश्चंस करा दी थी, तो मैंने स्टार्ट ही प्रोनाउन से कराया। नेक्स्ट जो सेशन होगा बच्चों वो होगा हमारा नाउन का, फिर उसके बाद वर्ब वगैरह एडजेक्टिव वगैरह लेके चलूँगा। ओके गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।